आज हम देखते हैं क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का एग्जाम पेपर। तो देखो इसमें मिसाइल मैन किसे कहा जाता है। तो देखो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। अब ये देखते हैं इसमें देखो बांग्लादेश को मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा था। तो देखो इसमें भारत। अब ये देखते हैं लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है। तो देखो इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अब ये देखते हैं भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू की गई। तो देखो इसमें 1956 ईस्वी में 1956 में। अब ये देखते हैं कौन सी शासन प्रणाली उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करती है। तो देखो इसमें लोकतंत्र। भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो देखो इसमें यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है। अब अगला देखते हैं इसमें देखो सरस्वती सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है। तो देखो इसमें 2,15,000 वर्ग किलोमीटर। अब ये देखते हैं इसमें देखो 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है। तो देखो इसमें रोम को। अब ये देखते हैं रामचरितमानस के लेखक कौन थे। तो देखो इसमें तुलसीदास। रेगर मृदा किसे कहा जाता है। तो देखो इसमें काली मृदा को। अब ये देखते हैं इसमें देखो भारतीय वन्य जीवन अधिनियम कब लागू किया गया। तो देखो इसमें 1972 ईस्वी में 1972 में। सरिस्का बाग रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो देखो इसमें राजस्थान में। अब ये देखते हैं इसमें देखो किस भाषा को श्रीलंका की राजभाषा घोषित किया गया। तो देखो इसमें सिन्हली को। प्रतिरक्षा एवं विदेशी मामले संविधान की कौन सी सूची के विषय हैं। तो देखो इसमें संघ सूची के। संविधान में हिंदी के अलावा अन्य कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। तो देखो इसमें 21। अब ये देखते इसमें देखो 2019 में देश में कितने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल थे। तो देखो इसमें 7। अब ये देखते इसमें देखो सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। तो देखो इसमें प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता स्तर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, उपरोक्त सभी। तो इसमें देखो उपरोक्त सभी। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है। तो देखो इसमें प्राथमिक। अब ये देखते इसमें देखो स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधित अधिकतर निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं। तो देखो इसमें बैंक द्वारा। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 किस नाम से प्रसिद्ध है। तो देखो इसमें कोपरा। अब ये देखो इसमें 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मृदा पाई जाती है और इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। तो देखो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। इस पर मुख्य रूप से कपास उगाई जाती है, कपास। अब ये देखते हैं इसमें देखो जायद फसल क्या है, 2 उदाहरण बताइए। तो देखो यह रबी तथा खरीफ के बीच की फसल है। तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जियां आदि प्रमुख फसलें हैं। अब ये देखते हैं इसमें देखो वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। तो देखो इसमें वैश्वीकरण का अर्थ एक ऐसी व्यवस्था से है जिसमें किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं से विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश द्वारा जोड़ा जाता है। इस कार्य में बहुराष्ट्रीय कंपनियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अब ये देखते हैं इसमें देखो सरस्वती सिंधु सभ्यता की नगर योजना की 2 प्रमुख विशेषताएं क्या थी। तो देखो इसमें सभ्यता के नगरों में पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 टीले मिले हैं। पूर्व टीले पर आवास क्षेत्र तथा पश्चिम टीले पर दुर्ग स्थित था।
ये नगर मजबूत रक्षा प्राचीर से युक्त थे जिनमें बुर्ज बने हुए थे। अब ये देखो, इस सभ्यता में मुख्य सड़कें नगर को 5-6 खंडों में विभाजित करती थी। मोहनजोदड़ो में मुख्य सड़कें 9.15 मीटर तथा गलियां 3.0 मीटर चौड़ी थी। सड़कें कच्ची होती थी। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था। कूड़े कचरे के लिए सड़कों के किनारे कूड़ेदान रखे जाते थे। घरों की नालियां सड़क के किनारे बड़ी नालों में गिरती थी, फिर नालों के द्वारा पानी नगर से बाहर जाता था। अब ये देखते, इसमें देखो, तराइन के युद्ध कब और किसके मध्य हुए थे? तो देखो, इसमें पहला युद्ध साल 1191 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध हिंदू राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान और मुस्लिम आक्रमणकारी शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था। यह युद्ध मोहम्मद गोरी की गुरी सेना और पृथ्वीराज चौहान के राजपूत संघ के बीच हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी। अब ये देखते हैं, इसमें देखो, लोकतंत्र को सबसे बेहतर व्यवस्था क्यों बताया गया है? तो देखो, इसमें लोकतंत्र को सबसे अच्छे शासन व्यवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि केवल यही एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सरकार जनता की चुनाव पर निर्भर करती है। लोकतंत्र में आम जनता ही अपने लिए शासक चुनती है। इसमें राजतंत्र नहीं होता कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, इसलिए लोकतंत्र को सबसे अच्छा कहते हैं। अब ये देखते हैं, इसमें देखो, भारत में वैश्वीकरण के क्या लाभ हुए? तो देखो, इसमें भारत में औद्योगिक विकास में तेजी आई है। भारत में विदेशी निवेश में बढ़ोतरी हुई है। भारत का विश्व व्यापार में वस्तुओं और सेवाओं में हिस्सा बढ़ा है। अब ये देखते हैं, इसमें देखो, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 में दिए गए उपभोक्ता अधिकारों का वर्णन कीजिए। तो देखो, इसमें सुरक्षा का अधिकार उपभोक्ता को उत्पादों के बाजारीकरण और सेवाओं की प्राप्ति के खिलाफ सुरक्षित रहने का अधिकार है क्योंकि ये जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक हो सकते हैं। सूचना का अधिकार उपभोक्ता को खरीदी जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के सभी पहलुओं के विषय में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होता है। इन पहलुओं के अंतर्गत वस्तुओं की कीमत, गुणवत्ता, मात्रा, क्षमता, शुद्धता और मानक शामिल होते हैं। चुनने का अधिकार, यह अधिकार उचित कीमतों पर विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं तक उपभोक्ता की पहुंच को सुनिश्चित करता है। सुनवाई का अधिकार, हमें उपभोक्ता के रूप में उपभोक्ता अदालतों में जाने का अधिकार है। हमारे हितों का उपयुक्त मंचों पर उचित महत्व मिलना चाहिए। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, इसके अंतर्गत उपभोक्ता को वस्तुओं के विषय में एवं उपभोक्ता कल्याण से संबंधित विषयों पर जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। अब ये देखते हैं, इसमें देखो, साम्राज्यवाद के भारत पर क्या प्रभाव पड़े? तो देखो, इसमें गांवों का स्वावलंबी अर्थव्यवस्था का छिन्न भिन्न होना। भारत में अंग्रेजों के आने से पहले गांव के सभी लोग मिलकर अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते थे, परंतु अंग्रेजों ने भू राजस्व नीतियां लागू करके इस व्यवस्था को आघात पहुंचाया। भारतीय धन संपदा का निष्कासन, अंग्रेजों के भारत पर अधिकार करने के पश्चात भारतीय धन संपदा का एक बहुत बड़ा भाग निरंतरन इंग्लैंड जाता रहा, जिसके बदले भारत को कोई लाभ नहीं मिलता था। हस्तशिल्प उद्योगों का पतन, औद्योगिक क्रांति के कारण इंग्लैंड में बड़े बड़े कारखाने स्थापित हो गए जिनके द्वारा उत्पादित सुंदर और सस्ता माल के आगे हस्त निर्मित भारतीय माल नहीं टिक पाया और लघु उद्योगों को भारी नुकसान हुआ। निर्यात की अपेक्षा आयात को बढ़ावा देना, भारत में इंग्लैंड के उद्योगों में तैयार माल का आयात बढ़ता गया और भारतीय कपड़े व अन्य वस्तुओं का निर्यात समाप्त हो गया, अतः भारतीय उद्योग बंद होने लगे। भारतीय कृषि एवं किसानों पर दुष्प्रभाव,
भारत में अंग्रेजों ने किसानों पर अत्यधिक लगान लगाकर उनका शोषण किया तथा भूमि सुधार की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इससे किसान दृढ़ हो गए।